हो जाता है। तभी वो नन आकागामी को पकड़ के घसीटते हुए टेम्पल के अंदर लेकर चली जाती है टेम्पल के काम करवाने के लिए। टेम्पल के अंदर हम देखते हैं कि यूजुकी और वो बंदा जिसका नाम की जो हुआ था, वो दोनों आमने सामने होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पोलाइटली तरीके से एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता। और फिर वो दोनों वहीं पर बैठ के थोड़ा सा बातचीत करने लगते हैं। तभी यूजुकी की नज़र थोड़ा सा बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर ही आकागामी एक झाड़ू लेकर खड़ा हुआ है, जो देखकर यूजुकी की तो होश ही उड़ जाती है और वो सोचती है कि आकागामी यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आकागामी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चल रहा होता है जो सब तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, यानी कि वो यही ख्याल में पड़ा हुआ होता है कि ये बंदा इसके साथ शादी कर लेगा, बच्चे पैदा कर लेगा। हम देखते हैं कि आकागामी को वही नन दोबारा से बुलाती है और ले आकर उस बंदे के मतलब वान के सामने ले आकर बैठा देता है। अब वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर यूजुकी आकागामी की तरफ ऐसी बुरी तरीके से लेती है कि आकागामी के पसीने छूटने लगते हैं और आकागामी आई एम सॉरी कहते रहता है अपने ही मन में। अब आकागामी इस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए फाइनली पूछ ही लेता है कि माय लॉर्ड, आप अपने स्वीट हार्ट के साथ पहले डेट में क्या करना चाहते हैं? तो हुआन बोलता है कि मैं उसे एक मूवी डेट में लेकर जाना चाहता हूँ। तो आकागामी यहाँ पर दोबारा से सोचने लगता है कि ये बंदा मूवी डेट में ले जाकर क्या करने वाला है, वहाँ पर अंधेरा होगा, वहाँ पर वो उसके साथ फायदा भी उठा सकता है। और ये सब कुछ सोचते सोचते आकागामी का खून खौलने लगता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करने लगता है। तो आकागामी अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर दोबारा से माय लॉर्ड यानी कि हुआ से ये पूछता है कि आप दिन में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तो हुआ बोलता है कि मैं हॉट स्प्रिंग में नहाना पसंद करता हूँ। जो सुनने के बाद आकागामी दोबारा से अपने ख्याल में खो जाता है और उसके खून दोबारा से खोलने लगता है। अब दोबारा से आकागामी अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और वो पूछता है कि आप अब शादी के बाद क्या सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? तो हुआ वहाँ पर बोलता है कि मुझे 10 बच्चे पैदा करना है। जो सुनने के बाद तो आकागामी के दिमाग फट ही जाता है मतलब, और वो वहीं पर मुंह से बहुत सारे खून निकाल के वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। अब हुआ यूजुकी को ये बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मुझे इंसान पहचानना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और मुझे ये समझ में आया है कि वो बंदा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है, वो बंदा तुम्हारे लिए परवाह करता है और वो हम लोगों से कोई भी झूठ नहीं कहा है। जो सुनने के बाद यूजुकी बोलती है कि झूठ। चलिए यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कीकी यूजुकी को ये समझा रही होती है कि तुम्हें उस बंदे से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसे एंगेजमेंट करोगे और उसके पास से थोड़ा सा मतलब 3 साल का वक्त ले लोगे और जब भी तुम 3 साल बाद एक नन बन जाओगी तभी तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ देना, बस उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी बीच तुम्हें उस बंदे से प्यार हो जाए तो तुम उसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें तुम्हारा भी फायदा और सब लोगों का फायदा। लेकिन यहाँ पर यूजुकी को ये चीजें थोड़ा सा स्कैम लग रही होती है। अब बोलती है कि क्या ये स्कैम नहीं हो जाएगा? लेकिन कीकी की थोड़ा सा समझाने के बाद यूजुकी भी इस बात में मान जाती है और बोलती है कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूजुकी उस बंदे से यानी कि हुयोन से झूठ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए यूजुकी उस बंदे से माफी मांग लेती है और सारा कुछ सच बता देती है और यूजुकी हुयोन से रिक्वेस्ट करने लगती है ताकि उसे थोड़ा सा वक्त भी दिया जाए। लेकिन हुयोन उसे टाइम देने के लिए नहीं मान रहा होता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि एक टेम्पल को संभाल ले, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो टेम्पल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और वो टूट फूट भी चुका है और उसे ठीक करना एक बेवकूफ़ी वाली काम होगी। और ये सब कुछ बातें आकागामी साइड में बैठकर सुन रहा होता है। तो आकागामी अब आकर हुयोन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज़ उस टेम्पल को बख्श दो, प्लीज़ उस टेम्पल को खुला रखने दो। तो वो प्रीस्ट मतलब हुयोन बोलता है कि इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा, अगर वो टेम्पल बंद हो जाता है तो तुम्हें कोई भी कर्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आकागामी यहाँ पर बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि वो टेम्पल खुला रहे और मैं चाहता हूँ कि यूजुकी हमेशा खुशी रहे। तो ये सुनने के बाद हुयोन अब ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उन लोगों ने उस टेम्पल को बचा लिया है, जो देखकर यूजुकी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो दौड़ के जाके आकागामी की आंखों को पकड़ लेती है ताकि आकागामी उसके रोते हुए चेहरे को ना देख पाए। लेकिन आकागामी उसके चेहरे को देख लेता है और बोलता है कि तुम ब्लश भी कर रहे हो और रो भी रहे हो और भी एक साथ। और ये देखकर यूजुकी बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। अब फाइनली वो लोग स्टेशन में पहुंचते हैं और स्टेशन में पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की आखिरी ट्रेन भी छूट चुकी है, जो देखकर तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बस से जाएंगे, लेकिन बाहर आकर उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का बस भी छूट चुका है, मतलब वहाँ पर जो लास्ट बस था वो भी छूट चुका है। तो अब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो लोग थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे होते हैं और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों के सामने आता है लव होटल, जहाँ पर वो सब चीजें ही होता है जो आप लोग अभी तक सोच रहे थे। तो पहले तो उधर उस लव होटल में जाने के लिए नहीं मानता, लेकिन लास्ट में यूजुकी बोलती है कि चलो हम लोग इस होटल में चेक इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकागामी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस के साथ बोलता है कि हाँ ठीक है चलो चलो। तो वो लोग फाइनली चले जाते हैं उस होटल के अंदर और वहाँ पर जाके एक रूम बुक कर लेते हैं और आकागामी उस रूम की चाबी को ले लेता है और उसका हाथ यहाँ पर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है उस रूम को खोलने के बाद। तो रूम के अंदर आते ही उन लोगों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन यानी कि सन्नाटा क्रिएट हो जाता है। तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए यूजुकी
आकागामी को बोलता है कि जाओ जाके एक शावर ले लो, जो सुनने के बाद आकागामी का तो खड़ा हो जाता है रोंगटे, तुम लोग क्या सोच रहे थे। तो आकागामी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए फाइनली चला जाता है शावर में और वो शावर लेने लगता है। और नहाते वक्त वो अभी भी वही सब कुछ सोच रहा होता है जो वो हर वक्त सोच रहता है, मतलब मेरे दिमाग में भी वही चलता रहता है हर वक्त, पता नहीं क्यों। तो नहाते नहाते वो सोचता है कि अभी टाइम शायद हो चुका है, अभी मुझे निकलना चाहिए, और वो फाइनली निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर यूजुकी तो एडल्ट फिल्म्स देख रही होती है और भी चुप के वो मजे ले रही थी लॉन्डी। तो आकागामी के आने की आवाज़ सुनते ही यूजुकी उस टीवी को बंद कर देती है और चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। तो अब आकागामी आकर जैसे ही टीवी को ऑन करता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एडल्ट फिल्म चल रहा होता है, और तभी वो उस टीवी को दोबारा से बंद कर देता है और वो ये सोचने लगता है कि कुरोगी जो कुछ भी कह रहा था, यानी कि यूजुकी के बारे में जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सही था, यानी कि यूजुकी एक ठरकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ठरकी, और वो भी क्वाइट ठरकी, मतलब चुपचाप ठरकी। लेकिन आकागामी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है और वो बोलता है कि यूजुकी को मेरे वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इस तरफ जब यूजुकी नहाकर बाहर आती है तब वो देखती है कि आकागामी अपने आप को वहाँ पर लगा हुआ जंजीरों के साथ बांध लिया है, जो देखकर यूजुकी धीरे धीरे आकागामी की तरफ आने लगती है। और उसके बहुत करीब आने के बाद यूजुकी आकागामी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इस तरफ आकागामी यूजुकी करके चीखते रहता है, लेकिन यूजुकी कोई भी बात नहीं सुनता। एपिसोड की शुरुआत माकाजुबे टेंपल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह सुकियो बैठकर ये सोच रही थी कि यूजुकी कहाँ होगी और कैसी होगी। तभी अचानक यूजुकी और आकागामी दोनों ही वापस आ जाते हैं लव होटल से, जो कि आप लोगों को पहले वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो यूजुकी के आते हैं सुकियो उसके साथ सवाल जवाब करने लगती है और वो पूछती है कि तुम लोग पूरी रात कहाँ थे और तुम्हारे फोन में क्यों नहीं लग रहा था। तो यूजुकी बोलती है कि दरअसल मेरा फोन डेड हो चुका था, इसलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तो सुकियो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो यूजुकी और आकागामी दोनों बोलने लगते हैं कि नहीं कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ। तो ये देखकर सुकियो समझ जाती है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो पूछती है कि कुछ बुरा हुआ है क्या। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुकियो और यूजुकी दोनों मिलकर स्कूल जा रही थी और दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। बातें करते करते यूजुकी सुकियो को सब कुछ सच बता देती है और वो उसे ये भी बोल देती है कि वो लोग लव होटल में रुके थे। तो यूजुकी ये सब बातें सुनकर विश्वास नहीं कर रही थी कि तुम लोग लव होटल में रुके थे और फिर तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा संदेहजनक लग रहा है मुझे। और फिर सुकियो बोलती है कि तुम उसी दिन चीट करने वाला हो जिस दिन तुम अपने फियांसे के साथ मिल के आई हो। लेकिन यूजुकी यहाँ पर बोलती है कि नहीं हम लोगों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सुकियो बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे स्कूल में, कि आकागामी हम लोगों के साथ रहता है और लव होटल के बारे में भी कुछ भी नहीं बताओगे। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं। अब क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं कि यूजुकी बैठकर अपनी जूस पी रही थी। तभी उसके पास उसकी दो दोस्त आती है और वो दोनों सुकियो के पास आकर बोलने लगती है कि तुमने अपनी बॉयफ्रेंड जना चुकी हो पर हम लोगों को बताया भी नहीं। तो यूजुकी बोलती है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड, ये कब हुआ। तो उसके दोनों दोस्त बोलने लगते हैं कि हम लोगों के पास वो डार्क वेब से खबर आया है कि तुम ब्रिज के पास किसी लड़के से चुम्मा चाटी कर रहे थे। तो सुकियो बोलती है कि अरे नहीं वहाँ पर तो मैं सिर्फ उसके कानों में बातें कर रही थी, किस तो उससे भी बहुत ज्यादा पहले हुआ था। तो उसके दोनों दोस्त बोलते हैं कि अच्छा इसके मतलब तुमने किस किया था। तो ये सुनने के बाद सुकियो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी सुकियो की नजर बाहर जाती है और वो देखती है कि आकागामी वहीं पर ही खड़ा हुआ है और वो सुकियो के लंच लेकर आया हुआ था। तो ये देखकर सुकियो उस क्लासरूम के पर्दे को जल्दी से खींच देती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ नर्स रूम से, और दौड़ के चला जाता है आकागामी के पास। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी इधर उधर देख रहा होता है और दो बंदे से ये पूछ रहा होता है कि सुकियो की क्लासरूम किस तरफ है। तभी वहाँ पर सुकियो आ जाती है और एक निंजा टेक्निक मार के आकागामी को बेहोश कर देती है। जब आकागामी का आँख खुलता है तब वो देखता है कि आकागामी और सुकियो उसके पास ही बैठे हुई है। तो सुकियो आकागामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम अपने लंच घर पर ही भूल कर आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे लंच देने के लिए आया हूँ। और बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन सुकियो उसे वहीं पर ही रोक लेती है और बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा बंदे होंगे, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और तभी नर्स रूम में सुकियो के वही दो दोस्त आ जाती है। इस वजह से सुकियो के पास और कोई चारा नहीं रहता है और इसीलिए सुकियो आकागामी को अपनी बेडशीट के अंदर घुसा लेती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तो सुकियो के दोनों दोस्त अंदर आते ही सुकियो से उसके हालचाल पूछने लगती है। तभी एक दोस्त ये नोटिस करती है कि सुकियो की पैर थोड़ा सा लंबी लग रही है और ये सुनते ही सुकियो और आकागामी दोनों ही एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाती है और इस तरफ सुकियो आकागामी की मुंह को अपने के अंदर घुसा लेती है, जिस वजह से आकागामी के दम घुटने लगता है और वो सुकियो के संतरू पर एक बाइट कर देता है और इस बाइट की वजह से सुकियो की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। तो अब वो दोनों दोस्त सुकियो को ये बोलती है कि तुम आर्चरी क्लास में क्यों नहीं आ जाते दोबारा से, कुछ ही दिनों के अंदर ही टूर्नामेंट होने वाली है और हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सुकियो ये सुनकर बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आर्चरी क्लास को ज्वाइन कर सकूँ। और फिर वो लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती है
और उन दोनों के जाने के साथ ही आकागामी तुरंत ही ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकल आता है और वो बोलता है कि मेरा दम घुट रहा था अंदर। इससे सुगियो ये सोच रही होती है कि आकागामी इस सिचुएशन का फायदा उठाया है। तो अब आकागामी सुगियो से ये पूछता है कि तुम आर्चरी भी करती हो? तो सुगियो बोलती है कि नहीं, इतना कोई खास नहीं। तो ये सुनने के बाद आकागामी सुगियो को बोलता है कि मैं घर का काम सारा का सारा संभाल लूंगा, तुम आर्चरी क्लास में दोबारा से ज्वाइन कर लो। और आकागामी सुगियो को थोड़ा सा कन्विंस करने लगता है। तभी उसके दोनों दोस्त दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ देख लेती है और यहाँ पर हो जाता है एक और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट। अब हमें सुगियो की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुगियो खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी देख रही थी और वो ये कह रही थी कि यार ये यूजुकी कितना ज्यादा कूल है, मैं इसका और भी ज्यादा करीब होना चाहती हूँ। लेकिन कुछ देर में ही यूजुकी सुगियो को ये बोलती है कि मैं इस क्लब को मतलब आर्चरी क्लब को छोड़ने वाली हूँ, जो सुनकर सुगियो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और जिकी ये भी कहती है कि मुझे टेम्पल को संभालना है, इसीलिए मैं इस आर्चरी क्लास को छोड़ रही हूँ, जो सुनकर सुगियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी सुगियो की नींद टूट जाती है और वो बोलती है कि अच्छा, तो अब तक मैं सपना देख रही थी। इस तरह हम देखते हैं कि आकागामी सुबह सुबह टेम्पल में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसके पास यूजुकी आ जाती है और यूजुकी उससे पूछती है कि क्या तुम आर्चरी देखना पसंद करोगे? तो आकागामी यूजुकी को बोलता है कि अच्छा, तो तुम आर्चरी भी करते हो? तो यूजुकी बोलती है कि हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और फिर आकागामी मान जाता है यूजुकी की आर्चरी देखने के लिए। अब यूजुकी आकागामी को धीरे धीरे करके आर्चरी के बारे में सब कुछ समझने लगती है और फिर खुद ही आर्चरी करने के लिए चली जाती है। जहाँ पर आकागामी खड़े होकर यूजुकी को देख रहा था। उफ, क्या मोमेंट है। यूजुकी की आर्चरी को देखने के बाद आकागामी डीरे चला जाता है सुगियो के पास, उससे थोड़ा बहुत बातें करने के लिए। आकागामी जब सुगियो के दरवाजे को खटखटा रहा था तभी पीछे से कुरागे आकर उसे बोलता है कि सुगियो आज दरवाजा नहीं खोलने वाली है क्योंकि वो किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान है। तो आकागामी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, और वो कहीं पर चला जाता है। इस तरफ हमें रूम के अंदर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्सी सुगियो अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी और उसके बड़े बड़े एनीवेज तो ड्रेस चेंज करते करते आकागामी वहाँ पर अचानक से बंजी जंपिंग करते हुए आ जाता है और सुकियो कह के चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से आकागामी का गर्दन उसी रोप से लिपट जाता है और उसका दम घुटने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस रोप को सुकियो ने तोड़ दिया है और दोनों रूम के अंदर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अब आकागामी एक एक करके सुकियो को बोलता है कि मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लास्ट मंथ में पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, सारा का सारा काम कर चुका हूँ मैं, और गेस्ट वगैरह का जितना भी सारा कॉल आएगा वो सब भी मैं अटेंड कर लूंगा, तुम सिर्फ आर्चरी को ज्वाइन कर लो। तो सुकियो यहाँ पर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि मैं आर्चरी करना ही नहीं चाहती। और इतना कहती है वो वहाँ से उठकर चलने लगती है और जाते हुए कहती है कि आकागामी तुम टेम्पल का बाकी का काम पूरा कर लो, और वहाँ से निकल जाती है। अब हमें सुगियो को देखा जाता है जो अपने ही ख्याल में कहीं पर चलने लगता है और चलते चलते वो आखिरकार एक आर्चरी क्लब के सामने आकर रुकती है और वो धीरे से उस क्लब के अंदर चली जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ। तो सुगियो क्लब के अंदर घुसते ही क्लब के अंदर बिखरा हुआ बोर्ड्स को संभालने लगती है और कुछ देर बाद वो हवा में ही आर्चरी की प्रैक्टिस करने लगती है और एरो शूट करने के साथ ही मतलब हवा में एरो शूट करने के साथ ही पीछे से आकागामी चीख उठता है वेल डन। जो सुनने के बाद सुगियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आकागामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतना बोलते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आकागामी भी पीछे पीछे उसके बैग लेकर भागने लगता है और भागते भागते वो लोग आखिरकार डोरेमोन वाली जगह पर आकर बैठते हैं और हाँफते हैं बहुत ज्यादा। अब वो लोग यहाँ पर दोबारा से थोड़ा बहुत खुसर फुसर करने लगते हैं और खुसर फुसर करते करते सुकियो फाइनली उसका जो मेन रीजन है आर्चरी छोड़ने का वो कहने लगती है। सुकियो कहती है कि मैंने आर्चरी को ज्वाइन की थी यूजुकी को देखकर, मतलब यूजुकी मेरा आइडल है, लेकिन जब भी उसने आर्चरी को छोड़ दिया था तभी मेरा भी मन उठ गया था आर्चरी करने से। और यहाँ पर वो दोबारा से यूजुकी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि वो इतनी सी साल में मतलब 17 साल की उम्र में टेम्पल को संभाल रही है, टेम्पल को संभालने के लिए अपनी मैच मेकर को भी ढूंढ रही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। तो ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी सुकियो को लेकर कहीं पर दौड़ने लगता है और वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दौड़ते दौड़ते वो लोग फाइनली अपने टेम्पल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सुकियो पूछती है कि ये तो हमारा ही टेम्पल है। तो आकागामी बोलता है कि रुको जरा, सब्र करो। और वो लोग टेम्पल के पीछे जाकर यूजुकी की आर्चरी को देखने लगते हैं जहाँ पर यूजुकी अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी को देख रहे होते हैं। लेकिन जब यूजुकी अपने एरो को थ्रो कर चाहे तो वो एरो पतंग की तरह गुलाटियां मार के नीचे घुस जाता है। लेकिन सुकियो ये देखकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों ले आया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ वगैरह वगैरह। और यूजुकी की आर्चरी को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो यूजुकी ये सुनकर बोलती है कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस शॉट थी, मैं अभी अपना जो फाइनल शॉट वो करने वाली हूँ। लेकिन वो जब अपनी फाइनल शॉट छोड़ती है तब वो दोबारा से गुलाटियां मारकर नीचे जमीन में घुस जाता है। और ये देखकर सुकियो सदमे में चली जाती है और सोचती है कि क्या ये देखकर मैं इम्प्रेस्ड हो रही थी,
अब यूजुकी सुकियो को बोलती है कि मैं आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद सुकियो की सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर यूजुकी सुकियो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे आर्चरी सिखा दोगी। तो ये सुनने के बाद सुकियो बहुत ज्यादा हंसने लगती है यूजुकी के ऊपर। राजमहल देखते हैं कि सुकियो आकागामी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। तो बाथरूम में कौन ढूंढता है। तो एनीवेज तो सुकियो ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। तो बाथरूम में जाके जैसे वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है तभी वो देखी है कि आकागामी सामने बिल्कुल मेगेट खड़ा हुआ है, जो देखकर सुकियो थोड़ा सा शर्मा जाती है और तुरंत ही उस बाथरूम के गेट को बंद कर देती है। लेकिन वहीं पर खड़े होकर आकागामी के साथ बातें करने लगती है और पूछती है कि आकागामी तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे मुझे खुशी मिल रहा है और मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। और इतने देर में आकागामी अपना कैंट्स भी पहन लिया था और भी थोड़ा बहुत बातें होने के बाद ही सुकियो बाथरूम के गेट खोलकर अंदर आ जाती है और धीरे धीरे आकागामी के पास आने लगती है। आकागामी बोलता है कि मैंने अपने कपड़े अभी तक पहना नहीं है। सुकियो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं और सुकियो आकागामी को अपने आंखें बंद करने के लिए बोलती है और फिर सुकियो अपने दोनों हाथ से आकागामी की चेहरे को पकड़ती है और पास आती है पहले तो किस करने के लिए, लेकिन फिर बाद में एक मार्कर लेकर उसके मुंह में कुछ ड्रॉ कर देती है और हम देखते हैं कि सुकियो उसके सर पर ठलकी लेकर चली जाती है और बोलती है कि जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो ठड़की कहीं का। नेक्स्ट वो हम देखते हैं कि सुकियो कहीं पर जा रही थी, लेकिन इस बार वो अपनी लंच बॉक्स इंटेंशनली भूल के चली जाती है ताकि आकागामी उसे अपने लंच देने के लिए आए। और थोड़ी देर बाद आकागामी जब भी उस लंच बॉक्स को देखता है तभी वो बोलता है कि सुकियो आज भी अपनी लंच बॉक्स भूल के चली गई है और आकागामी दौड़ता है उसे लंच बॉक्स देने के लिए। और इस बार हम देखते हैं कि सुकियो फाइनली आर्चरी क्लब में आ चुकी है और आकागामी वहाँ पर आ जाता है उसके लंच बॉक्स देने के लिए और सबके सामने अगर सुकियो को अपने लंच बॉक्स दे देती है और सुकियो के दोस्त यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन सुकियो यहाँ पर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी फैमिली है। जो सुनने के बाद सुकियो के फ्रेंड्स की आंखें चौंध दी जाती है और बोलती है कि अब ये क्या हो गया, फैमिली का मतलब क्या होता है। और फाइनली सुकियो आकागामी को धकेलते हुए इस आर्चरी क्लब से निकाल देती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुरागे को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुरागे अपने रूम पे बैठकर अपनी डायरी पे कुछ तो लिख रही थी और कुरागे अपनी डायरी में ये लिख रही थी कि मेरा नाम है कुरागे और मैं जल्दी ही एक हाई स्कूल में जाने वाली हूँ और मैं एक जल्दी ही एक वोमन यानी कि एक एडल्ट लड़की में कन्वर्ट भी होने वाली हूँ। और ये सब कुछ बकवास बातें लिख रही थी जो आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुरागे अपनी डायरी में आकागामी के बारे में लिख रही थी, जहाँ पर वो लिख रही थी कि आकागामी एक बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन है जिसके आने के बाद ही हम लोगों के टेम्पल में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं और वो सब चेंजेस अच्छे चेंजेस है जो मुझे अच्छा लगा और आकागामी भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यानी कि इस लड़की की भी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। लेकिन एक सेकंड पीछे ये क्या है बे। और ये सब कुछ लिखते लिखते आकागामी का बुलावा आ जाता है और आकागामी सभी लोगों को बुलाता है कि आ जाओ खाना तैयार हो चुका है, लंगर लग चुकी है, आ जाओ अपनी पेट पूजा कर लो। तो कुरागे अपनी डायरी को बंद कर देती है और बोलती है कि आई और इतना कहती है वो अपने रूम से चली जाती है। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि यूजुकी नहाकर बाहर आती है और अपनी वेट चेक करने के लिए एक वेट मशीन में चढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कैमरे का एंगल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है पर्सनली। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता। तो वेट चेक करने के बाद यूजुकी की तो आंखें ही फट जाती है, मतलब वो सदमे में ही चली जाती है और वो सोचती है कि मेरा वेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ चुका है। तो इस वजह से यूजुकी एक गोल्ड मीटिंग बिठाती है जहाँ पर वो सभी लड़कियों को एक साथ ले आकर बोलती है कि हमारी वेट मशीन में किसी ने श्राप दे दिया है क्योंकि वो मशीन वो चीज दिखा रहा है जो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो मशीन मेरा वेट इतना ज्यादा बता रही है कि वो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है और वो बोलती है कि इस कर्ज के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ 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 इसमें भी कर से इसमें भी कर से। तो इसी बीच मिया बोलती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो इसी बोलती है हाँ बोलो मिया। तो मिया बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक अलग वेट मशीन खरीद ले। तो ये बात सुखी बोलती है कि मिया यहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है तो अपनी मजाक बंद करो। तो वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाता है और सोचते हैं कि आखिर क्या करा जाए और सोचते सोचते मिया दोबारा से बोलती है कि क्यों ना हम लोग मांस मच्छी खाना शुरू कर दे। जो सुनने के बाद यूजुकी बोलती है कि मांस मच्छी तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और आजकल तो सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी आने लगी है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड कर सके। और फिर वो लोग दोबारा से सोचने के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली सुकियो बोल पड़ती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एक्सरसाइज करना। जो सुनने के बाद यूजुकी भी बोलती है कि हाँ हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है और वो बोलती है कि हम लोग अपना एक्सरसाइज कल सुबह से ही शुरू करेंगे। अब हमें सुबह की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी लड़कियां मिलकर बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ कसरत कर रहे हैं। मैं भी ऐसा कसरत करना चाहता हूँ। वाह क्या सीन है। अगर तुम लोगों को ओरिजिनल सीन देखना है तो तुम लोग जाके एनिमे देख सकते हो क्योंकि वो सब कुछ चीज़ मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। कम्युनिटी गाइडलाइन यार।
तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मतलब पारिवारिक तरीके से वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। और एक्सरसाइज करने के बाद वो लोग थोड़ा सा हाफते हाफते बैठते, मतलब यहाँ पर उन लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। पर सभी लोग एक एक करके अपने अपने काम में चले जाते हैं। यूजुकी चली जाती है अपनी फायर वुड चॉप करने के लिए, सुके चली जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, और फुरागे और कागुरा दोनों मिलकर कुछ तो काम करने के लिए जाते हैं, मुझे इतना नहीं पता। अब काम करते करते वहाँ पर सुबह से रात हो जाती है और रात में सभी लोग आकर एक जगह पर बैठते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुरागे, अबे इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा एनोइंग है, तो मैं किसी को भी कोई भी नाम से बुला दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग समझ आना। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर कागुरा से पूछती है कि क्या तुम हम लोगों के साथ काम नहीं करने वाली। तो कागुरा बोलती है कि नहीं, मैं जब से एडेड हुई है तब से मैं अपनी फिगर को मेंटेन करके रखी हुई हूँ और मेरा फिगर अभी भी मेंटेन ही है। जो सुनने के बाद सभी लड़कियाँ बोलती है कि ये परफेक्ट एडल्ट की निशानी है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कागुरा को लेकर। तो पूरा दिन काम करने की वजह से वो लोग बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड हो चुके थे, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग कोई और रास्ता निकाले जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर पाए। तो यहाँ पर कुरोगे अपनी फाइनल बात कहती है और वो बोलती है कि हम लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही बची है और वो है डाइटिंग। जो सुनने के बाद सुके बोलती है कि मैं आकागामी को ये नहीं बोल सकती कि मैं डाइटिंग करने वाली हूँ, वो क्या सोचेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने वेट गेन कर लिया है। तो ये सुनने के बाद सभी लड़कियां सुके को ये बोलने लगती है कि तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने इनोसेंट हो, लेकिन साइड में से कुछ आगे आकर सुके को बोलती है कि तो तुम आकागामी के साथ शादी कर लो। तो ये सुनने के बाद कागुरा बोलती है कि हाँ, मैं भी एग्री कर रही हूँ, तुम शादी कर सकते हो आकागामी के साथ। तो ये बात सुनकर सुके बहुत ज़्यादा साइड फील करती है। अब कुरोगे बोलने लगती है कि आकागामी भी हम लोगों का फैमिली का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे। और कुरोगे की ये सब बातें सुनने के बाद सभी लड़कियों की पानी निकल आती है आँख से। कुरोगे बोलती है कि यूजुकी तो उसके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उसका ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ सुके ही बचा है उसके साथ शादी करने के लिए। तो सुके बोलती है कि अगर तुम्हें आकागामी इतना ही पसंद है तो तू उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तो कुरोगे बोलती है कि अच्छा, ये आइडिया तो बढ़िया है, तो मैं अभी उसे सीड्यूस करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनने के बाद सुके और यूजुकी दोनों मिलकर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। तो और सभी लड़कियां गोल टेबल करके दोबारा से बैठ जाती है और यहाँ पर यूजुकी बोलने लगती है कि आकागामी तो ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही बनाता है और जिसमें फैट बहुत ज्यादा कम होती है, इसका मतलब हम लोग सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं मतलब। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपने सेंटर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि हाँ, शायद तुम सही कह रही हो कि हम लोग थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। और फिर उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने लगता है, लेकिन तभी आकागामी वहाँ पर आ जाता है और वो भी स्वीट डिश लेकर। और आते ही आकागामी सभी लोगों को बोलता है कि देखो, मैं जापानीज ट्रेडिशनल स्वीट डिश बना के ले आया हूँ तुम लोगों के लिए, और जो देखने के बाद कोई भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है। पर सभी लोग टूट पड़ता है उस डिश के ऊपर और सभी लोग उस डिश को बहुत ही बेशर्मी के साथ खा लेता है। और रात में कुछ हो गए दोबारा से अपने डायरी में लिखती है कि आज का खाना बहुत ज्यादा लजीज था और वो भी आकागामी ने बनाया था। और फिर राइटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपनी डायरी बंद करती है और बोलती है कि आई विश आकागामी हमेशा हम लोगों के साथ ही रहे और मैं ये चाहती हूँ कि आकागामी मेरे बड़े होने तक मेरा इंतजार करे। की अब दूसरी सुबह हम देखते हैं कि आकागामी अपना काम कर रहा था, यानी कि खाना बना रहा था, तभी उसके पास यूजुकी आती है और वो आकागामी से बोलती है कि क्या तुम मेरे खाने में थोड़ा सा अचार ऐड कर सकते हो। तो आकर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलते ही यूजुकी वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकागामी ये नोटिस करता है कि यूजुकी अपने हाथ पे एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल रही है और वो भी थोड़ा सा डरते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि यूजुकी बाहर जाते ही अपनी कुल्हाड़ी से कुछ काटने लगती है। तभी उसे अजीबोगरीब डरावने ख्याल आने लगता है और वो सोचता है कि यूजुकी उसे एग्जीक्यूट करने के प्लान बना रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। और ये सब कुछ सोचने के बाद आकागामी सोचता है कि मुझे यूजुकी को खुश करना पड़ेगा ताकि वो उसे एग्जीक्यूट ना करे। और इसीलिए आकागामी यूजुकी की मनपसंद सारे के सारे डिशेस बनाता है और सभी लोगों को खाने के लिए बुलाता है। लेकिन जब यूजुकी आती है तब आकागामी देखता है कि यूजुकी बिल्कुल चुपचाप सारा का सारा खाना खा लेती है और वो आचार को भी चुपचाप खा लेती है और मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकालती, जो देखकर आकागामी समझ लेता है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही पास है और वो मरने वाला है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और मिया चिल्लाती है कि आकागामी तुम्हें क्या हुआ। तब आकागामी मटकते मटकते कॉरिडोर में टहल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरा एग्जीक्यूशन कब होने वाला है, शायद मेरा एग्जीक्यूशन जल्दी ही होने वाला है, काश यूजुकी मुझे मेरा एग्जीक्यूशन का टाइम बता दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन चलते चलते आकागामी अचानक देखता है कि यूजुकी सामने पड़ी हुई है और आकागामी जब उसके सामने जाता है तब यूजुकी अजीब आवाज निकालने लगती है, जो देखकर मतलब जो सुनकर आकागामी की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे से मेरा मतलब तुम लोग समझ गए होगे,
तो इसलिए आकागामी अपने आप को तोबा से संभालने के लिए अपने आप को मुक्का मारता है और अपने नाक से खून निकाल देता है। तभी पीछे से कहीं से चीची निकल आती है और वो बोलती है कि मैं यूज़ुकी की ट्रेनिंग करवा रही हूँ और ये सब कुछ पार्ट्स यूज़ुकी की ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। मतलब वो जो खाने के टाइम बात नहीं कर रही थी और फिर लकड़ियाँ काट रही थी, ये सब कुछ ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। जो सुनकर आकागामी को थोड़ा सा राहत मिलता है और वो सोचता है कि मतलब ये सब कुछ वो मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कर रही थी। तो ये सुनकर यूज़ुकी बोलती है कि क्या तुम्हें एग्जीक्यूशन, मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन क्यों करने वाली हूँ। तो ट्रेनिंग की बात सुनकर आकागामी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो देख करके कि बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो ये सुनकर आकागामी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो हाँ, मैं ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तभी पीछे से कहीं से मिया भी गेट खोलकर आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी ट्रेनिंग करूँगी तुम लोगों के साथ। जो देखकर आकागामी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि मिया तुम भी हम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। तो मिया बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ। और वो दोनों आपस में थोड़ा सा कुचल कुचल करने लगते हैं। अब जब इन सब लोगों की ट्रेनिंग के बाद सुकियो के कान पर जाती है तो सुकियो बोलती है कि इसका मतलब तुम लोगों को टोकुडो करना पड़ेगा और टोकुडो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन आकागामी और मिया की मुंह देखकर सुकियो को ये पता चल जाता है कि किसी ने इन दोनों को टोकुडो के बारे में कुछ नहीं बताया। अब आकागामी और मिया दोनों मिलकर किकी के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि टोकुडो क्या चीज है। तो किकी उन लोगों को टोकुडो के बारे में समझाने लगती है। वो बोलती है कि टोकुडो का मतलब होता है तुम लोगों को मंत्र वगैरह, बहुत सारे मंत्र वगैरह याद करना पड़ेगा और तुम लोगों को बहुत सारे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा कठिन काम होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी बोलता है कि इसका मतलब मैं अभी तक प्रीस्ट नहीं बना। तो किकी बोलती है कि नहीं, तुम प्रीस्ट अभी तक नहीं बने हो, तुम सिर्फ हम लोगों के टेम्पल में रह रहे हो। जो सुनने के बाद आकागामी तो सदमे में ही चला जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तक सिर्फ यहाँ पर रह रहा हूँ, मतलब मैं प्रीस्ट नहीं बना। और आकागामी को सदमे में जाते हुए देख कर किकी उसको अपने सीने में दबा लेती है और जिस वजह से आकागामी के दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, तुम अब मेरा एग्जाम ले सकती हो। तो किकी आकर उसके पैरों में गुदगुदी करने लगती है, जिस वजह से यूजुकी वहीं पर गिर जाती है और कांपने लगती है। जो देखकर किकी बोलती है कि तुम अभी रेडी नहीं हुई हो और जाओ जाके लकड़ियाँ काटो। तो ये सुनकर यूजुकी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। तब किकी आकागामी और मिया दोनों को ही बताने लगती है कि यूजुकी भी अभी तक नन नहीं बनी है, उसे नन बनने के लिए उसे भी टोकुडो करना पड़ेगा और ये टोकुडो बहुत ज्यादा हार्ड है। दरअसल मेरा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को 1 साल लगता है टोकुडो करने के लिए, लेकिन यूजुकी चाहती है कि वो 6 महीने में ही टोकुडो को कंप्लीट कर ले, जो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। और वो ये सब कुछ इस टेम्पल के लिए ही कर रही है। जो देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब यूजुकी को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो यूजुकी के पास आकर बोलता है कि मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा तुम्हें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि मैं तुम्हारा इस बात का इंतजार ही कर रही थी। तभी वहाँ पर कागुरा पीछे से एक बंदे को लेकर आ खड़ा होती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआन था। जो देखकर सभी लोगों के आंखें गोटे बन जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूजुकी और हुआन दोनों मिलकर एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ तो बातें कर रहे थे और बाकी के सारे लोग बाहर बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। और उन लोगों को बात करते हुए देखकर आकागामी की खून तो दोबारा से खोलने लगता है। अब बातचीत खत्म होने के बाद हुआन पूरे टेम्पल को घूम के देखता है और वो बोलता है कि इस टेम्पल का हालत तो उससे भी ज़्यादा खराब है जितना मैंने सोचा था। और ये सब कुछ देखने के बाद हुआन उन लोगों को बोलता है कि अब तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम नहीं बल्कि 3 महीने का टाइम है और तुम्हें 3 महीने में इस टोकुडो को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। और इस लंबे चौड़े सदमे के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।